ऐसे ही का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी बड़ी खबरों को शामिल किया है हमारी टीम ने इस शो में। सब्जियों की महंगाई पहली खबर होगी। अब सताएगी सब्जियों की महंगाई। आलू, प्याज, सबका क्या हाल है मंडी का, ये जानेंगे। और सब्जियों की महंगाई पर क्या परिदृश्य बनता दिख रहा है, ये अंशुमान जी से समझेंगे। सस्ता होने वाला है आपका स्वास्थ्य बीमा, क्या खबर है, ये भी समझेंगे। होम लोन की मांग में रिकॉर्ड तेजी, ये बड़ा एक नंबर आया। पिछले 2 साल में 10 लाख करोड़ से ज्यादा के होम लोन ले लिए गए पूरे देश में। क्या मतलब है इस आंकड़े का, ये समझेंगे। सरकार कैसे वापस लेगी अपने ही बॉन्ड। सरकार पहली बार अपने बॉन्ड बायबैक कर रही है। ये अलग तरह की खबर है। हमेशा सरकार बॉन्ड खरीदती बेचती दिखती है, पैसा उगाती दिखती है, लेकिन सरकार अपने पहले बेचे हुए बॉन्ड को खुद खरीदने बाजार में उतर रही है। कंपनियां शेयर बायबैक करती थीं, अब सरकार बॉन्ड बायबैक कर रही है। कैसे करेगी बॉन्ड बायबैक और इसका क्या असर होगा, ये दिन की बड़ी खबर में समझेंगे। फिनटेक की तेजी से क्यों डरा आरबीआई, ये एक और दिन की बड़ी खबर होगी। आरबीआई फिनटेक की तेजी पर लगाम लगाना चाहता है, कहीं फट ना जाए फिनटेक, ऐसा डर है आरबीआई को। और सऊदी ने बढ़ाया कच्चे तेल का भाव, सभी ज्योग्राफीज के लिए, एशिया के लिए भी बढ़ाया, तमाम अन्य ज्योग्राफीज के लिए भी सऊदी ने कच्चे तेल का भाव बढ़ाया। लेकिन कच्चे तेल की जिस तेजी की संभावना जताई जा रही थी, उस तेजी से उल्टा कच्चा तेल का भाव चल चुका है। 89-90 डॉलर पे जब था तो 100 डॉलर तक की बात कही जा रही थी, लेकिन अब कच्चा तेल का भाव 83 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है ब्रेंट पर। तो ये कच्चे तेल की कीमत की बढ़ोतरी का क्या असर होगा, ये भी अब समझेंगे। आलू की वजह से सब्जियों की महंगाई दहाई के आंकड़े को छू सकती है। अप्रैल के दौरान देश भर में आलू का औसत भाव करीब 50% बढ़ा है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 1 अप्रैल को आलू का मॉडल भाव 20 रुपये प्रति किलो था, जो 30 अप्रैल को बढ़कर 30 रुपये प्रति किलो हो गया है। कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर अगले हफ्ते आने वाले महंगाई दर के आंकड़ों में दिखने की पूरी संभावना है। सर, सब्जी की महंगाई को लेकर क्या परिस्थिति बनती देख रहे हैं आप? अगर हम बाजार के से जो संकेत मिल रहे हैं उनको देखें तो अप्रैल के महीने में सब्जियों की महंगाई दहाई के अंकों में पहुंच सकती है। ऐसा लगता है जब अप्रैल के महंगाई के आंकड़े हमारे सामने होंगे उसमें हमें सब्जियों की महंगाई में बड़ी बढ़ोतरी दिखाई देगी। टमाटो, अनियन, पोटैटो, इनकी सबकी कीमतों में अप्रैल पिछले साल की तुलना में अगर आप देखें तो 60%, 62% की बढ़ोतरी दिख रही। आलू की कीमतों में तो अप्रत्याशित तेजी है, जो अच्छी फसल होने के बाद भी दिख रही है। इसके अलावा भी कुछ कई ग्रीन वेजिटेबल्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी उत्पादन में कमी न होने के से उतनी प्रभावित नहीं दिखती जितनी आपूर्ति के स्तर से दिखती है। और यहाँ से एक और चुनौती भारत के खाद्य बाजार में दिखाई दे रही, खासतौर से हॉर्टिकल्चर के बाजार में दिख रही है कि भारत में रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद, अच्छे उत्पादन के बावजूद सब्जियों की महंगाई अब सीजनल नहीं रही है बल्कि स्थायी शक्ल लेती चली जा रही है, जो बड़ी चुनौती है। और जब अगले हफ्ते हमारे पास खुदरा महंगाई के आंकड़े आएंगे तब हमें इसकी तस्वीर और स्पष्ट होकर सामने मिलेगी। भारत में चने की आयात पर 40% इंपोर्ट ड्यूटी हटने से ग्लोबल मार्केट में चने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में चने की खेती बढ़ने की संभावना भी है। भारत में इंपोर्ट ड्यूटी ऐसे समय पर हटाई गई है जब ऑस्ट्रेलिया में चने की खेती चल रही है और ऑस्ट्रेलिया के किसान इसको देखते हुए अपने यहाँ चने की खेती बढ़ा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जिक्र इसलिए क्योंकि भारत से में जितना भी इंपोर्ट होता है चना, उसका अधिकतर हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से ही आता है। सर, ग्लोबल मार्केट पर इसका क्या असर होगा? ऑस्ट्रेलिया उगा रहा है ज़्यादा चना, भारत तो खरीदेगा, ग्लोबल मार्केट क्या करेगा? चने की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी दिख रही है क्योंकि भारत ने अपने आयात को और ज़्यादा उदार किया है। करीब 40% की इंपोर्ट ड्यूटी भारत में लगाई गई थी और अब इसको हटाया गया। हालांकि भारत के बाजार पर इसका तात्कालिक तौर पर असर खरीफ की फसलों पर दिखाई देगा, जहां हमें दलहन का उत्पादन दिखता है और दलहन की सरकारी खरीद होती है। लेकिन इस बार खरीफ की फसल से पहले ही ये तैयारी होती दिखाई दे रही है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े सप्लायर देश हैं भारत को, जो दलहन की बड़ी सप्लाई करते हैं, उन्हें एक तरह
से संकेत दिया गया है इम्पोर्ट ड्यूटी हटाकर कि वहाँ का जो सोइंग का सीज़न है उसके हिसाब से सोइंग में बढ़ोतरी की जा सके, ताकि आने वाले महीनों में खरीफ के मौसम के दौरान अगर भारत में उत्पादन कम भी होता है तो कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। केंद्र सरकार की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को घटाने के लिए जीएसटी काउंसिल को प्रस्ताव दिया जा सकता है। इसी साल फरवरी में संसदीय समिति ने हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% करने की सिफारिश की थी और संसदीय समिति ने इस सिफारिश के बाद सरकार इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल के पास भेज सकती है। जीएसटी काउंसिल अगर इस प्रस्ताव को मंजूर करती है तो हेल्थ इंश्योरेंस पर लागत घटेगी और इसके दायरे को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सर, क्या तैयारी है? जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति बनाई गई थी जिसने 2 महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी भारत में बीमा की लागत या बीमा को सस्ता करने के लिए। इसमें एक सिफारिश थी हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने की और दूसरी टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने की। ऐसा माना जा रहा है कि टर्म इंश्योरेंस के बारे में तो कोई फैसला नहीं हुआ है, पर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, स्वास्थ्य बीमा को लेकर सरकार जीएसटी काउंसिल के सामने एक प्रस्ताव रख सकती है जिसमें बीमा की पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% की जाएगी, लेकिन ये एक कैपिंग के साथ आएगी, वैल्यू या प्रीमियम कैपिंग के साथ आएगी, यानी 30,000 रुपये तक के प्रीमियम पर ये जीएसटी की रेट 12% रहेगी, लेकिन इससे ऊपर के प्रीमियम पर दरें 18% के आसपास रह सकती हैं। और इसकी कोशिश यह है कि लगभग 30,000 रुपये के प्रीमियम पे 10 लाख रुपए तक का साल का बीमा मिल जाता है, औसतन ऐसा माना जाता है। तो 10 लाख रुपए तक के कवरेज पर सरकार जीएसटी में रियायत या राहत दे सकती है। ये ज़रूरी इसलिए भी बनती है क्योंकि हमने आपको अभी पिछले सप्ताह ही बताया था कि सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। 15 से 25% तक बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि अभी IRDA ने जो नए नियम तय किए हैं बीमारियों की पहचान को लेकर, पॉलिसीज़ में मिलने वाली छूट को लेकर, उसके बाद भारत में हेल्थ बीमा या स्वास्थ्य इंश्योरेंस में बड़ी महंगाई आने वाली है और ये महंगाई लगातार दूसरे तीसरे साल आ रही है। पिछले साल भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स में बढ़ोतरी हुई थी। ऐसी स्थिति में जीएसटी की राहत दिए जाने की मांग जायज़ बनती है। कोरोना के बाद देश भर में घरों की मांग बढ़ने के साथ उनकी कीमतों में हुई बढ़ोतरी की वजह से होम लोन की मांग में जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से बीते 2 साल के दौरान बैंकों की तरफ से बांटे गए होम लोन के आंकड़े में करीब 58% की बढ़ोतरी हुई है। 2022 के मार्च तक आउटस्टैंडिंग होम लोन का जो आंकड़ा था वो 17,26,000 करोड़ का था, जो इस साल मार्च अंत में बढ़कर 27,23,000 करोड़ को पार कर गया है। सर, इस आंकड़े से खुश हुआ जाए या चिंता की जाए, कैसे समझा जाए? 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें इस आंकड़े से निकलती हैं। एक तो ये कि भारत में होम लोन के आकार में, होम लोन के साइज में जो 10 लाख करोड़ का आंकड़ा हमें दिख रहा है, ये उस दौरान आया है जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी थी। यानी उन लोगों ने कर्ज लिया जो ब्याज दरों में इस महंगाई के बावजूद मकान खरीदने की परिस्थिति में थे। दूसरी चीज़ जो हमने पेंट अप डिमांड देखी कोविड ख़त्म होने के बाद, खासतौर पर जो हाई प्रोफाइल या महंगे घरों को लेकर, उसका असर हमें इस होम लोन की डिमांड पर दिखाई दिया है। क्योंकि आंकड़े को भीतर से खोलने पर दिखाई देता है कि 2023 में जो एवरेज होम लोन का टिकट साइज था वो करीब करीब 28 से 29 लाख के बीच में था। यानी 28 से 29 लाख रुपए के औसत स्तर के लोन लिए गए थे। अब ये सामान्य तौर पर माना जा सकता है कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग से तो बाहर के स्तर के कर्ज रहे होंगे जिन लोगों ने लिए होंगे। मेट्रो में ये साइज 23, बड़े शहरों में, महानगरों में ये साइज होम लोन का 33 लाख रुपए से ऊपर निकल गया, 33 लाख के आसपास, और नॉन मेट्रो में करीब 22 से 23 लाख रुपए के आसपास था। तो अब आप भारत के होम लोन मार्केट में या भारत के आवासीय बाजार में जो बदलाव आए पिछले 1 साल में, उन्हें डिकोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सस्ते मकानों की बिक्री घटी, महंगे मकानों की बिक्री बढ़ी और उनके बेस पर जो बड़े आकार के लोन थे, बड़े साइज के लोन थे, उनमें बढ़ोतरी हुई। और इसलिए लोन धारकों की संख्या में तो उतनी बड़ा नंबर नहीं दिख रहा, पर लोन का जो वॉल्यूम है, यानी जो बकाया कर्ज है, उसके आकार में बड़ी बढ़ोतरी दिखी है और वो भी ज़्यादा ब्याज दरों पर लोगों ने कर्ज लिया है। बैंकों के फ्रॉड खातों को लेकर कई बैंकों के प्रबंधन और केंद्रीय जांच ब्यूरो के बीच ठन गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फ्रॉड बैंक खातों से जुड़े एक फैसले में कहा था कि बैंकों को किसी भी खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले एक बार खाता धारक का पक्ष सुनना होगा। इस मामले पर सीबीआई और कई बैंकों के प्रबंधन के बीच ठन गई है। जांच एजेंसी चाहती है कि यह फैसला सभी फ्रॉड खातों पर लागू हो, जबकि बैंक का कहना है कि फैसला उस तारीख से पहले के फ्रॉड खातों पर मान्य नहीं होगा।
मामला क्यों नहीं सुलझ रहा सर? मामला इसलिए नहीं सुलझ रहा है क्योंकि सीबीआई का मानना यह है कि बैंक जब किसी खाते को फ्रॉड घोषित करेगा तब सीबीआई इसमें जांच और इंक्वायरी शुरू करेगी, क्योंकि वो आपराधिक मामले में बनेगा। बैंकों का कहना यह है कि एक निर्धारित तारीख से पहले के जो खाते जिन पर उन्होंने कार्रवाई या काम शुरू कर दिया है उन्हें पिछली तारीख पर जाकर फ्रॉड कैसे घोषित किया जा सकता है। और यह मामला खासा उलझ गया है क्योंकि सीबीआई अपने मैंडेट के तहत या अपने अधिकार क्षेत्र के तहत फ्रॉड घोषित होने के बाद ही जांच पड़ताल और आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकती है। बैंकों की चुनौती है, आपको याद होगा हम किसी कार्यक्रम में बता भी चुके हैं कि बैंकों का प्रबंधन या बैंकों के कर्मचारी अधिकारी इस मामले में थोड़ा हिचक रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही इस प्रक्रिया में जाएंगे उनकी भी जिम्मेदारियां बनेंगी और उन्हें भी पूछताछ का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने वाला है, जहां से यह फैसला शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि डेडलाइन क्या है, किस तारीख के बाद के बैंक के लोन अकाउंट्स पर जहां पर कर्ज लेने वाले ने समय पर कर्ज नहीं चुकाया है उसे फ्रॉड घोषित किया जाए या नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर कड़े दिशा निर्देशों का प्रस्ताव किया है। इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कंस्ट्रक्शन के दौरान दिए गए कर्ज का 5% तक प्रावधान करना होगा, प्रोविजनिंग रखनी होगी। जब प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तब इस प्रावधान की राशि घटाकर 2.5% कर दिया जा सकता है। नए दिशा निर्देश के तहत 1500 करोड़ रुपए तक के कुल एक्सपोजर वाले प्रोजेक्ट के लिए कंसोर्शियम में शामिल किसी एक बैंक का एक्सपोजर 10% से कम नहीं होगा, ये भी कहा गया है। क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? रिजर्व बैंक अब भारत के कंस्ट्रक्शन बाजार में और रियल एस्टेट बाजार में जो दबाव दिख रहे हैं उन्हें करीब से पहचान रहा है और इसे आपको भी समझना जरूरी है। रिजर्व बैंक ने इससे दो बड़े तरीके की आशंकाओं को आधार दिया है या उन्हें रेखांकित किया है। पहली चीज तो ये कि रिजर्व बैंक को लग रहा है कि ब्याज दरें बढ़ने के कारण जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं या जो डेवलपर्स हैं वो सही समय पर कर्ज नहीं चुका पाएंगे और ऐसी स्थिति में बैंकों के लिए एनपीए बढ़ने का खतरा है। दूसरी चीज़ ये कि चूंकि ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं इसलिए डिलीवरीज में देरी हो सकती है। प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनकी बिक्री में और उनके पोजीशन में देरी हो सकती। ऐसी स्थिति में भी बैंकों को ज़्यादा रिस्क लेने की व्यवस्था करनी होगी और इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में डिले की संभावना को देखते हुए, उनमें पैसा फंसने की संभावना को देखते हुए बैंकों को अब ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। बैंकों को अपने पास ज़्यादा पूंजी रखनी होगी कि किसी स्थिति में अगर ये कर्ज टूटता है या इसकी किस्तें टूटती हैं तो उनके पास उसे बचाने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध रहे। ऑटो इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी मारुति और हुंडई प्योर इलेक्ट्रिक कार बनाने की जगह हाइब्रिड मॉडल पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए भारत की दिग्गज ऑटो कंपनियां अब अपनी छोटी कारों में भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर जोर दे रही हैं। सर, क्या रणनीति है कंपनियों की इसके पीछे? भारत की कंपनियों को अब ईवी और हाइब्रिड के बीच जो तमाम ऊहापोह और उठापटक थी उसके बीच में अब वास्तविकता से उनका सामना हो गया है। प्योर ईवी बनाना भारत में और उसे बेचना खासा मुश्किल है। अभी पूरी दुनिया में के प्रमुख देशों में भी चार्जिंग नेटवर्क नहीं है। भारत में हमने तमाम कोशिशें पिछले 4-5 साल में देखी, पर चार्जिंग नेटवर्क में ना तो नया निवेश हुआ, ना बिजली की उतनी आपूर्ति हो पाई और इसलिए प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को लग रहा है कि ये ईवी की मांग या ईवी में बड़ा उत्पादन और निवेश करना फिलहाल तर्कसंगत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर तभी बिक्री बढ़ सकती है जब सब्सिडी दी जा सके और सब्सिडी देने के लिए अब सरकारें तैयार नहीं हैं। भारत में भी सरकार ने दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी खत्म कर दी। पूरी दुनिया में बड़ी कारों पर इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी कम हो रही है। ऐसी स्थिति में एक तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और दूसरा महंगाई, जो कि कारों में खासी महंगी होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी उपलब्ध ना होना, इन सारी चीज़ों ने प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग को और इसकी संभावनाओं पर थोड़ा विराम लगा दिया है। ऐसी स्थिति में हाइब्रिड कारों का मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुली पूरी दुनिया में माना जा रहा है और अब भारतीय कंपनियां भी इस हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाने की तैयारी कर रही हैं। हुंडई, किया, मारुति, इन सारी कंपनियों ने अब अपनी मिड साइज़ की एसयूवी में भी हाइब्रिड मॉडल को लाने की तैयारी की है, जिसमें कि दो तरीके के फ्यूल से या डुअल फ्यूल मॉडल, जिसमें एक बैटरी होती है, चार्जेबल बैटरी, और दूसरा कन्वेंशनल रेगुलर फ्यूल पेट्रोल या डीजल होता है जिससे गाड़ियां चलती हैं। अब इस मॉडल की तरफ जाने की तैयारी होगी। दिलचस्प बात यह है कि हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ने अभी कोई बड़ी टैक्स रियायतें नहीं दी हैं। अगर देश की प्रमुख कंपनियां हाइब्रिड कारों पर फोकस करती हैं तो सरकार पर दबाव होगा कि वो जीएसटी में इस मामले में कोई रियायत दे। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। केंद्र सरकार अपने ही बेचे हुए बॉन्ड को वापस खरीदने जा रही है। सरकार 40,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन बॉन्ड को वापस खरीदने जा रही है। इन बॉन्ड्स को मल्टीपल प्राइस थ्रेड के आधार पर ऑक्शन के लिए रखा जा सकेगा। ऑक्शन के लिए ऑफर्स को आरबीआई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम पर सबमिट करेगी।
ऑक्शन का रिजल्ट 9 मई को घोषित होगा। सर, थोड़ी तकनीकी खबर है, इसको अगर हम ऐसे समझें कि सरकार अपने बॉन्ड वापस खरीद रही, कैसे खरीदेगी सरकार? हाँ, तकनीकी है लेकिन बेहद ज़रूरी और दिलचस्प खबर है। आमतौर पर हम ये सुनते हैं कि सरकार कर्ज लेती है और कर्ज लेने के लिए सरकार बॉन्ड और ट्रेजरी बिल जारी करती है। सरकार कभी वापस अपने बॉन्ड खरीदती है, इसकी ये खबरें हमने कभी नहीं सुनी। हाल फिलहाल के दशकों में कभी ऐसा नहीं सुना गया, इस बायबैक को नहीं सुना गया। सरकार के लिए बॉन्ड वापस खरीदने का मतलब ये होता है कि सरकार ने जो कर्ज उधार लिया है, उससे जो कर्ज लिया है उसे समय से पहले चुकाने जा रही है और इसी को बॉन्ड बैक कहते हैं। मान लीजिए कोई बॉन्ड लिया गया और उसकी एक्चुअल मैच्योरिटी, उसकी वास्तविक परिपक्वता 2027 में आनी है, 2030 में आनी है। सरकार उसका पैसा अभी चुका देना चाहती है और उस बॉन्ड को वापस ले लेना चाहती है। इसी को बॉन्ड का बायबैक कहते हैं। सॉवरेन अपने बॉन्ड्स को, सॉवरेन यानी सरकारें जब अपने बॉन्ड्स को बायबैक करती हैं तो इसी तरह से करती हैं कि लंबे समय के बॉन्ड का पहले से प्रीपेमेंट करके भुगतान कर दिया गया। और इस तरीके की बायबैक्स हमेशा बाजार में किसी चुनौती की संभावना को देखते हुए किए जाते हैं, क्योंकि सरकार के पास तो पैसा नहीं। सरकार तो अपने अगले पूरे साल की ज़रूरतों के रिकॉर्ड कर्ज ले रही। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार को पिछले सप्ताह के अंत में अचानक रिजर्व बैंक से बात करके ये घोषणा करनी पड़ी कि वो 40,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स को समय से पहले वापस खरीद लेगी, यानी वो पैसा बाजार में छोड़ देगी। बॉन्ड्स कौन से बिक रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता दें। एक 2024 का पेपर है 6.18% का, जिसकी वापसी की जाएगी। एक 2024 का 9.15% का पेपर है जिसे खरीदा जाएगा और एक 2025 का 6.89% का पेपर है। ये बॉन्ड्स अभी हाल फिलहाल इसी साल के आसपास मैच्योर होने वाले थे। ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबे समय के बॉन्ड्स थे। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बाजार में लिक्विडिटी की स्थिति बेहद जटिल है, बैंकों के पास पूंजी उपलब्ध नहीं है। रिजर्व बैंक ने एज ए मर्चेंट बैंकर सरकार को इस बात की सलाह दी है कि इन बॉन्ड्स पर थोड़ा पैसा, इन बॉन्ड्स को वापस खरीद कर 40,000 करोड़ रुपए सिस्टम में दे दिया जाए, नहीं तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, जो छोटे अवधि की लिक्विडिटी है, उसमें को लेकर ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी की संभावना है। और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को लेकर जो आंकड़े पिछले 2-3 हफ्तों से तैर रहे हैं, 2 मई का आंकड़ा है हमारे पास जो ये बता रहा है कि शॉर्ट टर्म या छोटी अवधि की लिक्विडिटी, यानी बैंकों के बीच में 1 दिन 2 दिन के खर्च के लिए जो पैसा लिया जाता है, लेन देन के लिए पैसा लिया जाता है, इसको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कहा जाता है। उसमें करीब 78,481 करोड़ रुपए का डेफिसिट दिखाई दे रहा था उस दिन। और इसलिए इस तात्कालिक संकट से उबरने के लिए सरकार को यह रणनीति बदलनी पड़ी और उस अपने बॉन्ड्स को बायबैक करना पड़ा है। सर, क्या असर होगा अब इस फैसले का? सरकार के पास पूंजी तो नहीं है। सरकार ने जो लंबे समय के बॉन्ड से पैसा ले रखा है वही कर्ज वापस इसको चुकाने में जाएगा। और आमतौर पर भी अगर आप सरकार के बॉन्ड या कर्ज कार्यक्रम को करीब से देखें जो हर साल बजट के साथ आता है, तो हम उस बोरोइंग को शुभम 2 तरह से समझते हैं, ग्रॉस बोरोइंग और एक नेट बोरोइंग। ग्रॉस बोरोइंग का मतलब होता है सरकार टोटल कितना कर्ज ले रही है और उस कर्ज में से कितना हिस्सा पिछले कर्ज को चुकाने के लिए दे रही है, और वही वो नेट बोरोइंग मानी जाती है। तो ये पैसा कर्ज से ही आया गया है, लेकिन लंबे समय के बॉन्ड से जो पैसा उगाया गया है, जिसको 2027, 2030, 2035 के बॉन्ड से जो पैसा लिया गया, उसी से लिए गए पैसे से तुरंत सरकार अपने पास से ये पैसा 40,000 करोड़ रुपए देगी ताकि बैंकों को मदद मिल सके। बैंकों को मदद की जरूरत इसलिए है क्योंकि ब्याज दरें बाजार में बढ़ी हुई हैं। बैंक अब एफडी पर ब्याज दरें एक सीमा से अधिक बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। रिजर्व बैंक ने भी हाल में अपने एक आंकड़े में बताया भी था कि जितनी रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है उस हिसाब से डिपॉजिट दरें भी नहीं बढ़ी हैं। बैंकों में डिपॉजिट घट रहे हैं। एक तो लोगों की कमाई कम होने के कारण, बचते टूटने के कारण बैंकों में डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत सरप्लस लोगों के पास है वो बैंकों से निकलकर म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है। हमने पिछली बार आपको बताया भी था एक कार्यक्रम में कि भारत में अब म्यूचुअल फंड के एयूएम की बढ़ोतरी ने बैंकों में डिपॉजिट की बढ़ोतरी को पीछे छोड़ दिया है। यानी बैंकों के डिपॉजिट्स में हर साल जितनी बढ़ोतरी होती थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी म्यूचुअल फंड के पास जा रहे पैसे में हो रही। और ऐसी स्थिति में बैंकों को अपनी ज़रूरतों के लिए, पूंजी ज़रूरतों के लिए अब अपने सबसे बड़े कर्जदार की तरफ, जिसने उनसे सबसे ज़्यादा कर्ज ले रखा है, उसकी तरफ देखना पड़ रहा है। तो अब या तो सरकार बैंकों में इक्विटी डाले, पूंजी दे, और या फिर वो इस रास्ते से 40,000 50,000 करोड़ की मदद पहुंचाए और बैंकों को तात्कालिक तौर पर मदद मिलेगी। इसका असर हमें बाजार में छोटी अवधि की ब्याज दरें जो बैंकों के इंटरबैंक कारोबार के भी पर लागू होती हैं उनमें थोड़ी सी कमी के तौर पर दिखाई देगा। इस बॉन्ड के बायबैक के नतीजों का इंतज़ार हमें रहेगा, और इसके जब नतीजे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सरकार का बॉन्ड बायबैक कैसा रहा। गैर जमानती कर्ज को बढ़ाई गई सख्ती के बाद रिजर्व बैंक ने सभी लोन के कारोबार से जुड़ी फिनटेक कंपनियों से ग्रोथ को सीमित करने को कहा है। फिनटेक कंपनियों के साथ हाल में हुई बैठक के दौरान रिजर्व बैंक ने लोन कारोबार से जुड़ी फिनटेक कंपनियों को अपनी ग्रोथ
15 से 20% के दायरे में रखने के लिए कहा, जबकि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान ज़्यादातर कंपनियों की जो ग्रोथ थी वो 30 से 35% थी। सर, ये तो अजीब उल्टी बात है, आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा कि भाई ग्रोथ को घटा लीजिए? ऐसा कभी आपने सुना कि किसी भी उद्योग से अपनी वृद्धि दर को, विकास दर को कम करने के लिए कहा जाए? लेकिन अगर वो वित्तीय सेवाएं और फिनटेक है तो ये बात सही है। रिजर्व बैंक फिनटेक कंपनियों की ग्रोथ से बुरी तरह डरा हुआ है और उनको लग रहा है कि तमाम डराने धमकाने और तमाम कोशिशों के नियमों के बाद भी फिनटेक कंपनियां कर्ज देने में, अपने कारोबार को बढ़ाने में जितनी तेजी से आगे जा रही हैं वो वित्तीय सिस्टम के लिए रिस्क है, जिसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है रिजर्व बैंक ने, सिस्टमिक रिस्क का। सिस्टमिक रिस्क का मतलब यह है कि चूंकि फिनटेक कंपनियां पीछे कहीं ना कहीं बैंकों से पैसा ले रही होती हैं और अगर फिनटेक कंपनियां डूबेंगी, उनके कर्ज डिफॉल्ट होंगे तो उसका असर बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय संस्थाओं पर पड़ेगा। इसका एक हिस्सा हम इससे पहले एनबीएफसीज की क्राइसिस में देख चुके हैं, जब आइलैंड एफएस और दीवान हाउसिंग बैंक जैसे किस्से सामने आए थे और कोलैप्स हुए थे। अब पूरे के पूरे फिनटेक स्पेस में पूरी लड़ाई तो ग्रोथ की है, बाजार को अधिक से अधिक कब्जा करने की है। 6-7 कंपनियां हैं भारत में डिजिटल लोन देने वाली जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रही हैं और अधिक से अधिक पैसा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और ख़राब से ख़राब क्रेडिट प्रोफाइल वाले लोगों को भी कर्ज दे रही हैं। रिजर्व बैंक को यह बात शुभम उस समय कहनी पड़ी है जबकि उसने अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर रोक लगाई है, बैंकों के लिए नए तरीके के नियम तय किए हैं, केवाईसी के नियम बदले हैं। उसके बाद भी बैंकों फिनटेक की ग्रोथ रेट 50% तक है। रिजर्व बैंक किसी भी तरह से नहीं चाहता कि ग्रोथ 50% हो, बल्कि 15%, 20% के आसपास ही रहे और इसलिए पहली बार बैंक को ऐसा कहना पड़ा है कि फिनटेक कंपनियों को अपने कामकाज को थोड़ा धीमी गति से चलो, इतनी तेज रफ्तार से चलने पर एक्सीडेंट का खतरा है। सर, फिर क्या फिनटेक कंपनियां मानेंगी? मान क्यों नहीं रही? अब फिनटेक कंपनियों के लिए बड़ी दुविधा है। तेज ग्रोथ उनके डीएनए में है क्योंकि फिनटेक कंपनियां इसी तरह से बढ़ती हैं और उन्हें जिन वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा दिया है, जिन स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स ने, एंजल इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया है, उन्हें तो ये दिखाना है कि उन्हें फिनटेक कंपनियों को बहुत तेज ग्रोथ करनी है, तभी वो बेहतर रिटर्न दे पाएंगी। अब ऐसी स्थिति में जब उनसे जानबूझकर अपनी विकास की रफ्तार को या अपने कारोबार की रफ्तार को धीमा करने के लिए कहा जाएगा तो उन्हें अगले चरण में जाकर नई फंडिंग लाने में दिक्कत होगी और उनके लिए चुनौती होगी, क्योंकि वो तो तेज ग्रोथ के साथ आई हैं और जल्दी से जल्दी बाजार पर कब्जा कर लेना चाहती। अब ऐसी स्थिति में उनके लिए फंडिंग की कॉस्ट बढ़ेगी। जिन फिनटेक कंपनियों के लिए जिन्होंने ग्रोथ में 30-35% की ग्रोथ की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है अपने निवेशकों के सामने और विकास दर या वृद्धि दर, कारोबार में वृद्धि दर 15 से 20% के आसपास रह जाएगी, उनके लिए नेक्स्ट राउंड में फंडिंग महंगी होती जाएगी। कोविड-19 के बाद दुनिया से अलग थलग पड़े चीन ने अब एक बार फिर से अन्य देशों के साथ अपने संबंध सुधारने की शुरुआत की। इसी मकसद से राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन के यूरोप दौरे पर निकले हैं। रविवार को जिनपिंग फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात कर ली है, बल्कि इसके बाद वे सर्बिया और हंगरी जाएंगे। शी जिनपिंग की यूरोप यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब यूरोप और बीजिंग के बीच ताकत और अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता को लेकर 2 भागों में बटा हुआ है। सर, क्या मायने निकाले जाएं इस यात्रा के? ये बेहद दिलचस्प यात्रा है। हाल फिलहाल के कुछ 4-5 वर्षों में चीन की ये सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और चीन के राष्ट्रपति अब उन देशों के बीच बात करने जा रहे हैं जहां से उन्हें सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रही है। काफ़ी चर्चा थी यूरोप के डिप्लोमेटिक हलकों में कि जब फ्रांस की अपनी यात्रा पर वो राष्ट्रपति मैक्रों से मिल रहे होंगे तब उनके साथ यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट जो उर्सुला वॉन डेयर हैं वो भी होंगी, यूरोपियन कमीशन की जो चेयरमैन है उर्सुला वॉन डेयर भी होंगी, जो पूरे यूरोपियन समुदाय में चीन की सबसे बड़ी और सख्त और सबसे बड़ी क्रिटिक मानी जाती हैं, सबसे बड़ी आलोचक मानी जाती हैं। हाल के कुछ महीनों में, बल्कि पिछले 5-6 महीनों में यूरोपीय समुदाय ने कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो चीन के व्यापारिक हितों को सीधे प्रभावित करते हैं, जैसे कि चीन से आने वाले कई आयातों पर रोक लगाई गई है। चीन से आने वाले सामानों में जासूसी के शक पर कुछ लोग भी गिरफ्तार किए गए और उन पर कार्रवाई भी की गई है। इसके बदले चीन ने जो ईयू से ब्रांडी आती थी उस पर अपने यहाँ जांच पड़ताल शुरू कर दी थी।
इन दोनों इस बीच में यूरोपियन यूनियन और चीन के बीच खराब होते व्यापार रिश्तों के बीच आपको ये भी पता होगा कि इटली ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपने को वापस निकाल लिया था। वो यूरोप का अकेला देश था जो चीन के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था। तो इस समय यूरोपीय समुदाय और चीन के बीच आर्थिक रिश्ते निचले स्तर पर है और ऐसी स्थिति में शी जिनपिंग यूरोप के बाजार में नए सिरे से पैठ बनाने के लिए इस यात्रा को लेकर वहां पहुंच रहे हैं। क्या नतीजे निकलेंगे, किस तरीके से यूरोपीय समुदाय चीन के साथ डील करेगा, क्योंकि यूरोपीय समुदाय ने इधर चीन से आने वाले आयात पर काफ़ी सख्ती दिखाई है, ये देखना होगा। लेकिन इसके अलावा वो सर्बिया और हंगरी की यात्रा पर भी जाएंगे और रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय समुदाय में चीन का ये पहला दौरा है जिसमें शायद उनसे ये भी संभावना बनती दिखाई देगी, उनसे ये भी अपेक्षा की जाएगी कि वो इस युद्ध को शांत कराने के में भी अपनी भूमिका निभाएं। इस यात्रा के बाद चीन का जो बयान आएगा उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। सऊदी अरब की तरफ से एशिया और यूरोप के लिए कच्चे तेल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़कर $83 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। सऊदी अरब ने जून में बेचे जाने वाले कच्चे तेल के लिए एशिया और उत्तर पश्चिम यूरोप के लिए ऑफिशियल सेलिंग प्राइस में बढ़ोतरी की है। क्या असर होगा सर इसका? सऊदी अरब को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी का रुख बनने की संभावना है, क्योंकि जो ताज़े आंकड़े 2 दिन से आ रहे हैं वो ये पता चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में एक रिकवरी दिखाई दे सकती है, यूरोप के भी और एशिया की मांग में, जिसे देखते हुए सऊदी अरब ने कीमतों में बढ़ोतरी की है ताकि बाजार में तेजी को स्थायी रखा जा सके, बरकरार रखा जा सके। हालांकि जो तेजी का मोमेंटम या तेजी का जो रुख हमें कच्चे तेल की कीमतों में एक हफ्ते पहले दिखाई दिया था, उसमें तेज गिरावट आई है और कच्चा तेल अब $83-84 पर बैरल के आसपास पहुंच रहा है। चूँकि ओपेक देश उत्पादन को अपने तरह से नियंत्रित कर रहे हैं, तो उस स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों को $80 से नीचे जाने पर रोकने की हर संभव कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। विदेशों में भारतीय मसालों की क्वालिटी को लेकर उठे सवालों के बाद सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट होने वाले मसालों की क्वालिटी और मानकों को सुधारने की बात कही है। इस विवाद से ठीक पहले FSSAI ने नियमों में बदलाव करके मसालों में पहले से ज़्यादा पेस्टिसाइड के स्तर की मान्यता दी थी। हालांकि ये भी कहा था कि नया नियम वहीं लागू होगा जहाँ पर भारतीय और वैश्विक मानक तय नहीं है। जहाँ पर मानक तय हैं वहाँ उन्हीं मानकों के आधार पर सप्लाई की जाएगी। IT मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भागीदारों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने को लेकर बेंचमार्क की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है। इस लिस्ट का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए नई PLI योजना तैयार करने पर हो सकता है। ये उन्हीं कंपनियों को PLI के दायरे में रखा जाएगा जिनके प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में दूसरे देशों के प्रोडक्ट के मुकाबले करने में सक्षम होंगे। हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अशोक लीलैंड अगले 12 महीनों में 2 से 3.5 टन क्षमता वाले 6 नए लाइट कॉमर्शियल व्हीकल लॉन्च करेगी। कंपनी की योजना लाइट कॉमर्शियल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। अभी कंपनी की हिस्सेदारी करीब 20% है, जिसको बढ़ाकर वे 25% करना चाहती है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमर्शियल कार्गो सेक्टर में बड़ा निवेश करने की योजना बना रहा है। यह वह क्षेत्र है जहां अदानी ग्रुप का दबदबा है। 2023 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई JSW इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र सरकार के चल रहे मोनेटाइजेशन प्लान में सक्रिय भूमिका निभाएगी, क्योंकि इसमें कम कैपेक्स की ज़रूरत होती है और पूंजी का ऊंचा रिटर्न मिलने की संभावना भी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? मसालों को लेकर भारत की साख और भारत के निर्यात की साख ठीक होती नहीं दिखाई दे रही है। पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में लगातार ऐसे घटनाक्रम हुए जिनको हम आपको बार बार बता रहे हैं, और अब मसालों को लेकर जो छापामारी हुई उससे खुलकर समझ में आ रहा है कि भारत में मसालों की गुणवत्ता कैसी थी। दिल्ली में एक छापेमारी में पता चला कि भारत में किस तरह से मसाले बन रहे हैं। सरकार को ऐसा लगता है कि वापस लौटकर मसालों की गुणवत्ता को लेकर अपने पूरे नियमों को बदलने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। एक तरफा सिरे से पूरी व्यवस्था देखने की, नए सिरे से देखने की जरूरत महसूस होने लगी। इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि घरेलू बाजार के लिए, निर्यात के लिए उत्पादन के लिए जो मौजूदा नियम हैं वो गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। इसमें चाहे पेस्टिसाइड्स को मिलाने की बात हो, चाहे मसालों की पैकेजिंग को लेकर हो, उनके निर्यात को लेकर हो, और इसे लेकर FSSAI को नए सिरे से नियम तय करने को कहा गया है। लेकिन ये काम करने में जितनी देरी होती जाएगी, भारत के इस बड़े
निर्यात पर गहरा असर पड़ेगा और दुनिया के बाज़ारों में भारत मसालों के का सबसे बड़ा निर्यातक है और ये बाज़ार भारत को किसी भी स्थिति में भारत गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकता। फिलहाल अभी सरकार की तरफ से कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई हैं, लेकिन छापेमारी शुरू हो गई जिससे लगता है कि शिकायतें जायज़ और उचित थीं। ये था हमारा आज का मनी सेंटर। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम